हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगवाएंगे और डेली क्लासें यहाँ पर आपकी दी जा रही हैं ग्रामीण परिवेश की। तो जो भी यहाँ पर भाई और बहन पहली बार चैनल में आ रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में लगभग आपको 100 से ज़्यादा ही पार्ट आपको अपलोड किए गए हैं, जिनमें से ग्रामीण परिवेश की थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी हैं, साथ में हिंदी के और आपके यूपी जीके के भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये कह सकते हैं आपका 7वां पार्ट है। 3 पार्ट के बाद आपको कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश की थ्योरी फिर से स्टार्ट की जाएगी। बिल्कुल आसानी से आपको ग्रामीण परिवेश कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेखपाल का फॉर्म आते आते आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी आपकी ग्रामीण परिवेश। ठीक है, तो जो भी भाई या बहन पहली बार चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है तो कौन होती है? तो याद रखिए, गांव में कौन होते हैं? सभी लोग कैसे रहते हैं? परिवार में रहते हैं। ठीक है, परिवार में रहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ना हम लोग गांव कह सकते थे, ना शहर कह सकते, ना देश कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण समाज में क्या होता है? परिवार होता है। इस कारण से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी में से कौन सी श्रेणी है? मानव समाज और पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी श्रेणी है? तो याद रखिए, इन दोनों के बीच में कह सकते हैं जैविकीय श्रेणी भी होती है और आपकी सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी भी होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों ही प्रकार की श्रेणी में आपके हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ पर नौकरी है, मजदूरी है, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी करना है, या यहाँ पर कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन करना। तो याद रखिए, नौकरी करना, मजदूरी ये तो होती है आम बात, लेकिन ग्रामीण की बात किया है तो ग्रामीण में हम लोग क्या होता है, जितने भी यहाँ पर गरीब लोग हैं सभी लोग क्या करते हैं? कृषि उत्पादन करते हैं। यहाँ पर जितने भी कृषक हैं हम लोग उनको गरीब ही कहेंगे, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जितना वो कमाते हैं उतना वो कह सकते हैं खाते भी हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन करना। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल से। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ग्राम की बात किया है तो ग्राम की बात किया है तो ग्राम में कौन होता है? ग्राम में आपका होता है प्रधान। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका प्रधान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य जो करता है वो आपका कौन करता है? तो धर्म संबंधी बात किया है तो आसानी से आप जवाब दे सकते थे कि देखो शिक्षक नहीं आएंगे, इसमें से वैश्य भी नहीं आएंगे, तो जवाब कौन होंगे? जो पुरोहित और पंडित होते हैं वही तो करेंगे ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो जो आपका पुरोहित होता है। ठीक है, और शहरों में जाओ तो बिना ही पंडित के अर्थात बिना पुरोहित के कह सकते हैं काफ़ी लोग पंडित बन जाते हैं और इसके बाद वो कह सकते हैं अनुष्ठान या कह सकते हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है उसको पूरा करा देते हैं। क्योंकि आजकल देखा जाए जो पंडित है इसको एक बिजनेस मान लिया गया है, तो नहीं पंडित होते हुए भी वो पंडित बन जाते हैं क्योंकि इसमें आमदनी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन गांव में चुन के ही ब्राह्मण को यहाँ पर लाया जाता है कथा सुनाने के लिए या किसी भी प्रकार के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस शब्दों में किया जा सकता है? सामाजिक इंजीनियरिंग, तो सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों जैसे कि जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही सामाजिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है। सामाजिक विकास का प्रश्न को थोड़े गौर से पढ़ेंगे तो आसानी से ग्रामीण परिवेश समझ में आएगा, और अगर हम हैं तो आपको आसानी से ग्रामीण परिवेश कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना आपको कंप्लीट होता जा रहा है वो कंप्लीट करिए, और जैसे ही कह सकते हैं कि आपकी थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा दिमाग में आपको यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा 50 क्वेश्चन राइट आपका बी हो जाएगा कि सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है तो कौन। तो देखो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करना तो हो जाएगा, सामाजिक समरता भी हो जाएगी, समाज में उचित स्थान भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या, उपयुक्त सूचक नहीं है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी, ये आपकी कह सकते हैं सामाजिक विकास में कह सकते हैं योगदान नहीं देती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कथन है यह आपके अरस्तु ने दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण जो किया था वो किसने किया था। तो याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्न आपको लगभग 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे 25 प्रश्नों में। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपके जो थे आपके ग्रामीण समाज को आर्थिक ढांचों को वास्तविक विश्लेषण किया था, ये कह सकते कहा था, आपके थे मे वो ई। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पहली बार कृषि संगणना कराई गई। पहली बार कृषि संगणना जो कराई गई थी, यह आपकी कराई गई थी, ऑप्शन राइट आपका बी, आपके 1970 में। कब की गई थी, आपके 1970 में की गई। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जब जब आपके भारत में संकट आया है, जब जब आपके भारत में आपके कह सकते हैं कि किसी प्रकार का बीमारी हुई है या अकाल पड़ा है या किसी प्रकार का युद्ध हुआ है, तो वहाँ पर जो आपके कह सकते हैं सर्वोत्तम बढ़ावा दिया गया है, आपके कृषि को दिया गया है। ठीक है, तो जब जब यहाँ पर देखो आपके कह सकते हैं कि 66 से लेके 69 तक जो पंचवर्षीय योजना था उसमें गैपिंग हुई थी, और इस गैपिंग में ही कह सकते हैं कि आपकी हरित क्रांति आई थी, यहाँ पर आपको बढ़ावा दिया गया था। तो यहाँ पर लगभग आपको 70-71 में भी आपको युद्ध देखने को मिलता है, 71 में। उसके पहले आपके यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1970। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम जिनका नाम रखा गया है, हम लोग क्या नाम रखते हैं, HYV, अर्थात यहाँ पर हाई एल्ड वेरिएज आपके ये प्रोग्राम है। मतलब हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपकी कब की गई थी। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग कह सकते हैं हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 1966 में की गई थी, जो कि अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो आपका दिया है ऑपरेशन बरगा, जो कि पश्चिम बंगाल में चलाया गया। जमींदारी प्रथा आपके बंगाल, बिहार और आपके उत्तर प्रदेश में भी, और आपका दिया है महलवाड़ी प्रथा आपके अवध में। लेकिन रैयतवाड़ी प्रणाली आपसे कह रहा है, आपसे कहाँ, तो आपके कर्नाटक। तो भैया कर्नाटक नहीं है, लेकिन कर्नाटक के क्षेत्र में मद्रास पड़ता था। तो आपका जवाब आपका कौन सा गलत हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था। जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था, यहाँ पर 156 का जवाब देना है। चलिए 156 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। ये आपके थे कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। बसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है बसंत ऋतु की फसलों। ठीक है, ऋतु दिया है, बसंत ऋतु कब होती है, तो वही आपके फरवरी मार्च के बीच में जो आपकी होती है वो आपकी हो जाएगी। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी लोगों को पता था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, आपका बी नंबर, फरवरी से मध्य मार्च के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की जो अवधि होती है वो आपकी कौन सी होती है। तो देखो आप लोग भारत में मानसून जो आता है आपके भारत में, वो मानसून आपके जून में लगभग आता है। तो लगभग जून और जुलाई के आसपास जो ऑप्शन होगा उसमें लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अप्रैल जून है, कहीं तक आपका सही है,
क्योंकि बी तो पूर्णतः गलत है। जुलाई से अक्टूबर, तो जुलाई से अक्टूबर तो नहीं लगा सकते हैं ना। अगर अगस्त तो होता तो हम लोग लगा देते। तो इसका मतलब है कि आपके 3 ऑप्शन गलत हैं। सही जो आपका फर्स्ट हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु की फसलों की जो अवधि होती है वो आपकी अप्रैल से आपकी जून तक होती है। मतलब कह सकते हैं कि भारत में जब मानसून है उसका कहीं ना कहीं 1 महीना आपका डिले हो चुका है। पहले मानसून आपका पहले आता था, लेकिन अब मानसून 1 महीने बाद ही आता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सामंत शब्द का जो संबंध है यह आपका संबंध है आपकी जमींदारी से। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जमींदार। ठीक है, जमींदार से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है। ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में जो आता है वो आपका कौन सा आता है। तो देखिए, ग्रामीण कारीगर बहुत लोग होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन में आपका दिया है कौन कौन, तो आपका लोहार भी होते हैं, कुम्हार भी होते हैं, जुलाहा भी आते हैं। ये सभी ग्रामीण में ही आते हैं। याद रखिए, ये बिजनेसमैन नहीं होते हैं, इनको बिजनेसमैन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है। तो कीटनाशी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पर देखो रोगोर एक है, और आपका कह सकते हैं जो आपका मोटासिस्टॉक्स है ये भी आपका है, और आपका फ्यूराडान है। लेकिन जो आपका 2,4D है ये कह सकते हैं कीटनाशी आपकी नहीं, एक प्रजातियां हैं, जिस कारण से ऑप्शन आपका डी ये कीटनाशी आपका नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है। खरपतवार का जो नाश करता है उसे खरपतवारे बोलते हैं, और ये करता है आपका सैनकोर। ठीक है, कौन सा, सी नंबर सैनकोर होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कीटनाशी पर फसलों में प्रयोग हेतु प्रतिबंधित अर्थात बैन है। मतलब कह सकते हैं ऐसा आपका एक कीटनाशी आपका कह सकते हैं दवाई बनाई गई जो फसलों में देखा जाए तो प्रतिबंध लगाया गया है, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा वो सी नंबर BHC। ठीक है, BHC है, ये फसलों में प्रयोग है तो आपका कह सकते हैं बैन है आपका। ठीक है, ये एक प्रकार का कीटनाशी है, इससे पर्यावरण भी आपके कह सकते हैं दूषित होता था, साथ में और भी इफेक्ट आते थे आपके कह सकते हैं फल वगैरह में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि अर्थात जिन्हें बोलते हैं नेमेटोड को रोका जा सकता है। तो सूत्रकृमि को जो हम रोक देते हैं या रोक सकते हैं, ये हम जो रोक सकते हैं वो आपके अगर उसमें से कह सकते हैं फसल में गेंदा की खेती से और फसल चक्र बदल कर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। याद रखिए, किसी भी खेत की अगर उर्वरता बनाए रखना है तो कह सकते हैं फसल चक्र होना जरूरी है। फसल चक्र मतलब ये होता है कि एक सीजन उसमें गेहूं लगाओ तो दूसरी सीजन में आप उसमें धान बो, फिर इसके बाद अगले साल उसमें कह सकते हैं कि दूसरी चीज बो दो, मूंग बो दो। मतलब फसल का चक्र होना अनिवार्य है, नहीं धीरे धीरे कृषि अर्थात खेती की उर्वरता कम हो जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत की माफ करिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारकों को 5,000 का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। बीमा चाहने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अधिकतम कितने रुपए वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। तो मतलब ये जीवन सुरक्षा कवच है जो कि आपकी 5,000 रुपये है पॉलिसी जो पॉलिसी धारक हैं, और इसके लिए जो अधिकतम आपका रुपए है वो आपका प्रीमियम चुकाना पड़ता है 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपये जमा करना पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है नाबार्ड क्या है। तो याद रखिए नाबार्ड क्या है, एक बैंक है। ठीक है, नाबार्ड एक बैंक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के SSSY का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा रहा है। तो याद रखिए ये जो आपकी योजना है ये योजना आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसके माध्यम से किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना जो आपकी संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 168 का आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही बिल्कुल सही जवाब है,
ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना ये कुटीर ज्योति योजना का कह सकते हैं कार्य है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो बहुफसल कार्यक्रम शुरू किया गया था 1967 से 68 के बीच में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 1967 से 68 के बीच आपके शुरू किया गया था आपका बहुफसल कार्यक्रम। अगला प्रश्न आपका है कि कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? कृषि सेवा केंद्र नामक योजना, और ये जो शुरू हुई थी ऑप्शन राइट 170 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केंद्र नामक योजना आपकी कह सकते हैं आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, और ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना जिसे पूरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मतलब ये हुआ था कि ग्रामीण में जो लोग रह रहे हैं उनको शहर जैसी सुविधाएं आपकी उपलब्ध कराया जाए, इसका नाम दिया गया था पूरा योजना। ठीक है, तो ये जो आपका प्रतिपादित किया गया था वो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये कह सकते किया गया था। पूरा योजना का संबंध किससे है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भूदान और ग्राम दान बिल्कुल इजी है, कई बार आपको पढ़ाया भी है। तो भूदान से संबंधित आपके कौन है? तो आपके विनोबा भावे हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। आपके भूदान का संबंध आपके यहाँ पर विनोबा भावे से है। और अगला है कि हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय मतलब कह सकते हैं हरित क्रांति को बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान दिया। ठीक है, और उसको चरम तक पहुंचाया, उसको उच्च शिखर तक पहुंचाया, तो वो आपके थे डॉक्टर नामन बोलाग। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहार मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में से कार्यान्वयन किया गया। मतलब कह सकते हैं जहाँ पर जो आपके ग्रामीण है और जहाँ पर कह सकते हैं ऊसर खेती मतलब होता है जहाँ पर उपज नहीं होती है, ठीक है, बंजर खेती होती है, तो वहाँ के जनपदों में जो एक कार्य किया गया, ये कार्य था आपका कौन? तो भूमि सेना योजना आपकी चलाई गई थी। ठीक है, कौन सी? भूमि सेना योजना। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे है कि जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब बताना है। सही जवाब होगा आपका यहाँ पर जिला अधिकारी। ठीक है, कौन होता है? जिला अधिकारी होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? यहाँ पर डेट बताना है। तो यहाँ पर भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण जो आपकी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की गई थी, स्वरूप नामक आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो याद रखिए 76 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि 1979 में स्वरूप नामक रिपोर्ट आपका प्रकाशित की गई थी जो कि कृषि तनाव संबंधी आपकी थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ये स्वरूप नामक आपका रिपोर्ट है जो कि प्रकाशित की गई थी कृषि संबंधी तनाव के कारण। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि निवेश में नहीं आता है? कृषि निवेश में नहीं आता है तो कौन नहीं आता है? कृषि निवेश पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि खाद है, बीज है, सिंचाई है, ये तो आती है। तो भाई तकनीकी ज्ञान जो आपका है ये आपके कृषि निवेश में आपका नहीं आता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है महल शब्द का अर्थ। महल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, जितने लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।